हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में झारखंड पुलिस 2024 में जो सिलेबस है उसमें आप लोग को हिंदी में हिंदी व्याकरण पढ़ना है। ओके, और भी चीज़ें पढ़नी है लेकिन हिंदी व्याकरण भी पढ़ना है। तो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हम लोग टॉप एमसीक्यू को देखने जा रहे हैं। ये हर टॉपिक से लगभग क्वेश्चन को शामिल किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ओके, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कर्मधारय समास है। समास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तो हर हाल में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, समास का 6 भेद होता है, उसमें से एक भेद है कर्मधारय समास। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चारों ऑप्शन में कर्मधारय समास कौन सा है। यहाँ पे चारों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है, देखिए देवासुर। तो देवासुर जो है यह देव और असुर शब्द से मिलकर बना है, देव और असुर। ठीक है, तो जहाँ पर और आता है वहाँ पे द्वंद्व समास आता है, तो ये तो कर्मधारय समास नहीं हो सकता है। ठीक है, द्वंद्व समास जैसे हो गया माँ और बाप हो गया, क्या बोलते हैं, दाल हो गया, दाल और भात हो गया। उसके बाद ये हो गया खाना पानी, खाना और पानी हो गया। दिन और रात हो गया, भाई और बहन हो गया। तो ये सभी द्वंद्व समास में आता है। तो और यहाँ पे भी लगेगा ये देव और असुर शब्द से मिलकर बना होता है, तो यह द्वंद्व समास होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में प्रतिदिन, तो दिन शब्द है उसमें प्रति अव्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए महादेव, तो इसका सामासिक विग्रह कीजिएगा, तो इसका सामासिक विग्रह होगा महान है जो देव, महान है जो देव। और जहाँ पर है जो आ जाएगा ना, सामासिक विग्रह करने के बाद जहाँ पर है जो आ जाएगा वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महादेव। ठीक है, महान है जो देव। या कर्मधारय समास का डेफिनेशन ही है कि कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है वह विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देव का विशेषता बताया जा रहा है कि देव महान है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी इसको चूज कर सकते हैं कि यह कर्मधारय होगा। ठीक है, कर्मधारय में आप दो तरह से देख सकते हैं कि पहला पद विशेषण है तो उसको कर्मधारय आप बताइएगा, या फिर आप सामासिक विग्रह कीजिएगा जहाँ पर है जो आ जाएगा, जैसे कि महान है जो देव, तो है जो जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे भी कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए वनगमन, आप इसका सामासिक विग्रह कीजिएगा तो इसका सामासिक विग्रह होगा वन को गमन, वन को गमन। तो यहाँ पे ये कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन दंत ध्वनि समूह है। दंत ध्वनि समूह, ये वर्ण टॉपिक से क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन तो हर हाल में पूछा जाएगा। पहले आप यह जानिए कि दंत ध्वनि समूह में कौन कौन आता है। तो इसमें पूरा का पूरा त वर्ग आता है। त वर्ग में कौन कौन सा है, त थ द ध न, है ना, और साथ में ल स और ज्ञा भी आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दंत ध्वनि। दंत ध्वनि में पूरा त वर्ग आता है और साथ में ल स ज्ञा आता है ना। तो त वर्ग में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, त थ द ध न, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दंत ध्वनि समूह है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ऊष्म व्यंजन नहीं है, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। तो पहले आप जानिएगा तब ना बताइएगा कि कौन नहीं है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन है ये जानिएगा तब। तो देखिए व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, एक हो गया स्पर्श व्यंजन, एक हो गया अंतस्थ व्यंजन और एक हो गया ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में आपका श आता है, श आता है, स आता है और ह आता है, ये ऊष्म व्यंजन में आता है। तो देखिए यहाँ पे ये आता है, ये आता है, ये आता है, तो यह नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ऊष्म व्यंजन यह नहीं है। यह जो है अंतस्थ व्यंजन है, यह हो गया, र हो गया, ल हो गया और व, ये अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 4,
उजला का तत्सम रूप है, उजला शब्द का तत्सम रूप आपसे पूछा जा रहा है, तत्सम है ना। ये भी कुछ आप लिस्ट बना लीजिएगा तत्सम तद्भव देशज विदेशज का और याद कर लीजिएगा, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो उजला का तत्सम रूप होता है उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो होता है वह विशेष्य होता है? किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको ये चीज़ बताया, ठीक है, कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य जो होता है वह कर्मधारय समास में होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे बताए थे महादेव महान है जो देव, है ना, कि देव का विशेषता बताया जा रहा है, देव कैसा है, महान है। तो पहला पद विशेषण होता है कर्मधारय समास में, ठीक है। और दूसरा पद विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं? जिसका विशेषता बताया जाता है उसको बोला जाता है विशेष्य, ठीक है। जैसे वहाँ पे देव का विशेषता बताया जा रहा था तो देव क्या हो गया, विशेष्य हो गया। हालांकि मैं अभी विशेषण टॉपिक भी बहुत डिटेल में करवाऊंगा आपको, और जितना भी ग्रामर का टॉपिक है मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को करवाऊंगा। और जिन्होंने पेपर 1 में नागपुरी रखा है, नागपुरी का पूरा कोर्स पूरा फ्री में मेरा यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है? आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है? विशेषण क्या होता है? तो जो संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं, है ना। तो विशेषण का 4 भेद होता है, यहाँ पे 4 भेद लिखा हुआ है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। इन चारों में से आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है? आकार जैसे त्रिकोण हो गया, आयताकार हो गया, चौकोर हो गया, है ना, तो ये सभी आकार का बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण आकार का बोध कराता है। संख्यावाचक संख्या का, परिमाणवाचक जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं उसको परिमाणवाचक, है ना। सार्वनामिक विशेषण एक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का कितना भेद होता है? 6 भेद होता है, उसी में से एक होता है निश्चयवाचक। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से निश्चयवाचक को आप पहचानिए। तो अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आए तो ऑप्शन को छांटिए, देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए कौन, कौन तो हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या, तो ये भी प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो ए और डी तो खत्म हो गया क्योंकि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब कुछ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे कुछ से आप सेंटेंस बनाइए कि कुछ व्यक्ति रांची जा रहे हैं, कुछ पेन ला दो। तो कुछ से तो पता नहीं चल रहा है कि मतलब हम 1 का बात कर रहे हैं या 2 का बात कर रहे हैं या 3 का बात कर रहे हैं, तो ये तो अनिश्चितता का पता चल रहा है इसे, है ना। तो कुछ जो हो गया वह अनिश्चयवाचक हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि अनिश्चयवाचक है। जैसे आप सेंटेंस बनाइए, वाक्य संरचना कीजिए, जैसे यह मेरा भाई है, यह मेरा पेन है ना, यह राम की बहन है, यह राम का भाई है। तो इससे निश्चितता का पता चलता है, तो यहाँ पे यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पुस्तक पढ़ी जाती है वाक्य में वाच्य कौन सा है? पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पे वाच्य का भेद पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वाच्य का 3 भेद होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पे सेंटेंस है पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार है, देखिएगा आप लोग, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। रेखांकित शब्द यहाँ पे कुछ का बारे में पूछा जा रहा है, कुछ, कि कुछ जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है। तो अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया कि कुछ जो होता है वह उससे अनिश्चय का पता चलता है ना। जैसे यहाँ पे मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, यहाँ पता नहीं चल रहा है कि मैं 2 पुस्तक लाया हूँ, 3 लाया हूँ, 4 लाया हूँ, तो इससे अनिश्चितता का पता चल रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एफ करेक्ट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक।
क्वेश्चन नंबर 10, कई आदमी जा रहे हैं, वाक्य में विशेषण का भेद बताना है। विशेषण का 4 भेद होता है, आप लोग बेहतर जानते होंगे, चारों भेद यहाँ पे लिखा हुआ है। सेंटेंस को पढ़िए, कई आदमी जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोग ये तो नहीं कीजिएगा और ये भी नहीं कीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज होइएगा। अगर होइएगा तो कि निश्चित संख्या मतलब संख्यावाचक या परिमाणवाचक थे, तो परिमाणवाचक तो ऑप्शन में है नहीं। खैर देखिए, आदमी को हम लोग गिन सकते हैं, तो जिसको गिन सकते हैं वह संख्यावाचक में जाएगा, संख्यावाचक में जाएगा, पहला बात। और दूसरा बात कि यहाँ पे लगा हुआ है शब्द कई, तो कई से पता नहीं चलेगा कि हम 2 का बात कर रहे हैं, 3 का बात कर रहे हैं कि 4 का बात कर रहे हैं, तो इससे अनिश्चितता का पता चल रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, विशेषण का 4 भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और एक हो गया, अच्छा यहाँ पे परिमाणवाचक है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक नहीं होगा क्योंकि आदमी को गिन सकते हैं, ठीक है। और एक होता है सर्वनामिक विशेषण। तो अब संख्यावाचक जो होता है वह 2 होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चितता का पता चलेगा, और अनिश्चित में अनिश्चितता का मतलब, जैसे ये कई हो गया, कुछ हो गया, तो इसे 5-6 हो गया, 5-6 से भी अनिश्चितता का ही पता चलेगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस भी रहता है ना, 5-6 आदमी जा रहे हैं, तो इसमें भी अनिश्चितता ही होता है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है ना कि कंफर्म थोड़ी है कि 5 है या 6 है। तो जहाँ पे अनिश्चितता का बोध होगा वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, परि उपसर्ग से बने शब्द हैं। उपसर्ग, परि उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जो मूल शब्द होता है उसके पहले जुड़ता है, और प्रत्यय क्या होता है? जो मूल शब्द होता है उसके बाद में जुड़ता है और नया शब्द बनाता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, परिपूर्ण। ठीक है, यहाँ पे मूल शब्द पूर्ण है और जन है, उसमें दोनों में परि उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को काफ़ी सीखने के लिए मिलेगा। रांची झारखंड का राजधानी है, वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है। जातिवाचक जो जाति का बोध कराए, और एक होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में आप समझिएगा कि जो संसार में एक ही हो, और जातिवाचक मतलब एक से अधिक हो, एक ही जैसा और एक से अधिक हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए रांची, रांची तो एक ही है, तो ये तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। झारखंड भी आपका एक ही है, तो यह भी व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अब राजधानी शब्द जो है, राजधानी तो देखिए हर स्टेट का, हर देश का अपना राजधानी है, तो राजधानी तो ये जातिवाचक में चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन को छाटिए, समझने का कोशिश कीजिए और ऑप्शन को छाटिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिएगा। कर्तरी वाच्य में क्रिया होती है, कर्तरी वाच्य में क्रिया किस तरह का होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जी होगा, सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। कर्तरी वाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है, ठीक है। और जो कर्मवाच्य होता है उसमें सकर्मक होता है। ये सभी चीज़ को मैं आप बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए यहाँ पे मेधावी का पर्यायवाची है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है मेधावी का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेधावी का पर्यायवाची, इसको कीजिए आप लोग। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभाशाली। मेधावी का प्रतिभाशाली हो जाएगा। ओके, लालच का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, लालच का पर्यायवाची, तो 15 का करेक्ट आंसर इसमें भी होगा, सी हो जाएगा, प्रलोभन। लालच का पर्यायवाची प्रलोभन। देखिए इसमें भी क्वेश्चन में आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। शेर, शेर जो है हिंसक जानवर है, यह एक वाक्य है, शेर हिंसक जानवर है। वाक्य में शेर और जानवर किस तरह का संज्ञा है? शेर और जानवर किस तरह का संज्ञा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए शेर, तो शेर में तो शेर का बहुत सारा प्रजाति है ना, मतलब शेर का प्रजाति बोलिए, या मतलब एक से अधिक, है ना, एक से अधिक तरह का शेर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी जातिवाचक होगा।
और जानवर तो पूरा जाति का बोध करा रहा है, सब जानवर आ जाएगा, जैसे शेर आएगा, हिरन आएगा, बाघ, सब कुछ जानवर इसमें आ जाएंगे, है ना। तो यह भी जातिवाचक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शेर भी जाति का बोध कराता है और जानवर भी जाति का ही बोध कराता है। ओके, तो यहाँ पे 16 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेम का बहुवचन रूप क्या है? प्रेम का बहुवचन रूप, इसमें बहुत लोग, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 100% मैं बोल सकता हूँ इसमें बहुत लोग गलत करेंगे। 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम का बहुवचन प्रेम ही होता है। याद रखिएगा, कुछ शब्द होते हैं जिनका बहुवचन भी सेम वही शब्द रहता है ना। तो ना तो यहाँ पे प्रेमे होगा, ना प्रेमी होगा, ना प्रेमो होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। 17 का ए करेक्ट होगा, प्रेम का बहुवचन रूप प्रेम होगा। आप लोग इस तरह क्वेश्चन नहीं किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए, निम्नलिखित में बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? बहुवचन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, बहुवचन के लिए कौन सा प्रयोग होता है, इसका चौथा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, लोग। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो डी ही होगा। आप लोग इसको समझ सकते, सॉरी एच ही होगा कि लोग यह बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब जैसे ये शब्द जो है, देखिए, पानी हो गया, घी हो गया, प्रेम हो गया, ये एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, जहर का घूंट पीना मुहावरा का अर्थ क्या है? 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जहर का घूंट पीना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ये मुहावरा बहुत बार सुने होंगे, क्रोध को नियंत्रित करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रोध को नियंत्रित करना, ठीक है। जहर का घूंट पीना, तो यहाँ पे मुहावरा भी शामिल किया। अगर आप लोग मेरा क्वेश्चंस का लेवल देख रहे होंगे तो लेवल भी एकदम यही आपको एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा, एकदम ऐसे मिलेगा, एकदम हूबहू देखने के लिए, ठीक है। और पूरा मिक्स क्वेश्चन है। आप देखिएगा तो समास से क्वेश्चन उठाए हैं, विशेषण से उठाए हैं, वर्ण से उठाए हैं, संज्ञा से उठाए, सर्वनाम से उठाए, वाच्य से उठाए हैं, मुहावरा आप लोग को बता रहे हैं, उसके बाद पर्यायवाची भी बताए, विलोम शब्द भी बताए। तो सारा कुछ यहाँ पे मतलब हर टॉपिक से लगभग क्वेश्चन को शामिल किया गया है, ताकि आप लोग का रिवीजन एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडे का शहजादा मुहावरा का अर्थ क्या है? अंडे का शहजादा यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। इसी ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा डी, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा बोला जाता है ना कि अभी तो ये अंडा ही में है ना, ऐसे बोला जाता है। तो अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति, मतलब जिसके पास अनुभव वगैरह नहीं है। 21 देखिए, यहाँ पे देखिए, अब कारक से क्वेश्चन बनाए। कारक विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बस यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि कारक विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, कारक जो विभक्ति है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो 21 का सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परसर्ग। कारक 8 तरह के होते हैं। ये चीज़ को मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जैसे 8 होते हैं ना, कर्ता, कर्म, आप लोग जान रहे हो कि संप्रदान, अप्रदान, अधिकरण हो गया, तो ये सभी को मैं बहुत डिटेल बताऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी ऑप्शन में रह सकता है और ये भी रह सकता है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसके ऊपर जाइएगा, ठीक है। परसर्ग ऐसे लिखा था है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था और ये ऑप्शन में भी ऐसे ही डाला गया था, तो ध्यान दीजिएगा, परसर्ग बोला जाता है ना। कारक विभक्ति जो होते हैं, विभक्ति क्या होता है? जैसे कर्ता का विभक्ति ने है ना, कर्म का विभक्ति को है, अधिकरण के लिए को के लिए है, तो ये विभक्ति है। को के लिए हो गया, ने हो गया, में हो गया, ऊपरे हो गया, लेकिन हो गया, तो ये, या के लिए हो गया, तो ये सभी जो है विभक्ति बोला जाता है। कारक विभक्ति को ही परसर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। वाक्य में कारक का भेद कौन सा है? कारक का कौन सा भेद है, ये आपको बताना है इस सेंटेंस में।
अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। ठीक है, निशान लगा, आप इसको समझिए, व्याकरण जो है समझने का चीज़, आप इसको समझिए कि आप निशान लगाने का काम किस चीज़ से कीजिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेंसिल से आप निशान लगाइए। तो एक है आपका कारक में करण कारक होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों डी होगा। ठीक है, 22 का डी होगा। देखिए आपको मतलब पेंसिल से निशान लगाने के लिए बोला जा रहा है, आप पेंसिल से निशान लगाइएगा। ठीक है, करण कारक में क्या होता है ना कि आप कोई भी काम कीजिएगा वह किसी माध्यम के थ्रू कीजिएगा, किसी माध्यम के द्वारा। तो यहाँ पे आप निशान पेन के द्वारा लगा रहे हैं, पेन आपका एक माध्यम बन रहा है निशान लगाने के लिए। तो जहाँ पे माध्यम बनेगा ना वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे कि आप स्कूल गए होंगे तो आप साइकिल से स्कूल जाते होंगे, तो माध्यम साइकिल बन रहा था, तो आप स्कूल जा रहे थे साइकिल से, तो वहाँ पे भी करण कारक होगा। अभी आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मोबाइल भी आपको करण कारक का ही मतलब बताएगा कि आप एक माध्यम के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे माध्यम आएगा वहाँ पे आपको करण कारक जाना है। तो यहाँ पे निशान लगाने का काम आप कीजिएगा पेंसिल से, पेंसिल एक माध्यम बन रहा है, यहाँ पे करण कारक होगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो चाहते हैं, तैयारी को आप टॉप लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, हर हाल में सिलेक्शन चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, रेगुलर वीडियो मिलेगा एकदम। 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वागत का, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, स्वागत का होता है सु प्लस आगत। स्वागत, यही स्वागत बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी होगा, सु प्लस आगत स्वागत। यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा हार्ड थोड़ी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, छात्र शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। छात्र शब्द का उचित बहुवचन, इसमें भी बहुत लोग गलती करेंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। छात्र लोग कर कुछ लोग बोल देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 24 का? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के, छात्रगण। ठीक है, छात्र का बहुवचन रूप होगा छात्रगण। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहेगा ना तो आप इसमें 100% है अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा, और अगर आपको याद नहीं है तो आप कन्फ्यूजन में आ जाइएगा। कुछ लोग छात्राओं को करके आ जाएंगे, कुछ लोग छात्र लोग करके आ जाएंगे, लेकिन करेक्ट आंसर होगा छात्रगण, छात्रगण। तो याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अब वाक्य से भी ये क्वेश्चन बनाए हम, ताकि हर टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाए। मैं दूध पीकर सो गया, संयुक्त वाक्य क्या होगा? जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है मैं दूध पीकर सो गया, संयुक्त वाक्य क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए वाक्य का दो तरह से भेद बताया जाता है, एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद होता है, एक होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, डिटेल में बढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य का एक भेद है संयुक्त वाक्य। सेंटेंस दिया हुआ है मैं दूध पीकर सो गया, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि 2 सरल वाक्य का मिलान होता है, मतलब जुटते हैं 2 सरल वाक्य, जितने भी संयोजक चिन्ह होते हैं उनसे जुटते हैं। लेकिन जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें दोनों सरल वाक्य होता है ना, वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, दोनों स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा सेंटेंस बनेगा संयुक्त वाक्य मैं दूध पीकर सो गया का। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए मैंने, अगर आप अच्छे से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर एन इसका करेक्ट होगा, मैंने दूध पिया और सो गया। तो यहाँ पे ये जो देखिएगा ये एक सरल वाक्य है और ये सरल वाक्य है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। देखिए और योजक चिन्ह और है, जैसे मैंने दूध पिया ये अपने आप में स्वतंत्र है, और मैं सो गया, मैं सो गया था, मैं सो गया, तो ये भी स्वतंत्र है। तो जहाँ पर दोनों स्वतंत्र होगा वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर एन करेक्ट होगा कि मैंने दूध पिया और सो गया। ठीक है, योजक चिन्ह लगना चाहिए, यहाँ पे योजक चिन्ह लग रहा है, यहाँ पे देखिए नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे नहीं लग रहा है तो वो नहीं होगा, योजक चिन्ह लगना चाहिए और किसी में नहीं लग रहा है। देखिए
संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब इसी बने रहिए चैनल पे, ठीक है। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एन, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, जो लोग भी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।